हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के हिंदी। और आज का जो चैप्टर है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से रिलेटेड हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है, लेखक उस विडंबना की बात करता है जिस कारण आज के जागृत समाज में जातिवादी विचार फल फूल रहा है। लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं, जबकि विश्व के किसी समाज में जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है, लेकिन जातिवाद के पोषक लोग कार्यकुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। विडंबना का मुख्य कारण यही है क्योंकि इससे नीच ऊंच की भावना बलवती होती है और मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे में बांध देती है। फलतः उसकी रुचि और क्षमता का हनन होता है। विडंबना का स्वरूप यही है कि समाज को श्रम के आधार पर वर्ण व्यवस्था को अस्थायी बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो है, जातिवाद के पोषकों का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। इस विभाजन से लोगों में वंशगत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, जबकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक स्वरूप है। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। यह मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे से बांध देती है। इस कारण मनुष्य अपना रुचि क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता है। साथ ही समाज में उच्च नीच का भेदभाव भी जन्म लेता है। अतः यह विभाजन सर्वथा अनुचित है। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इस प्रश्न का जो जवाब है वो है, लेखक के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की अपेक्षा होती है। व्यक्ति अपनी रुचि अथवा क्षमता के अनुसार अपना पेशा तथा कार्य का चुनाव नहीं कर सकता। यह व्यवस्था केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ही ध्यान रखती है, जिस कारण व्यक्ति जीवन भर के लिए किसी निश्चित व्यवसाय से बंध जाता है। फलतः काम की कमी जैसे संकट के समय उसे भूखों मरने के लिए विवश होना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। उसमें कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वो उस पेशे में पारंगत क्यों ना हो।
आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी-कभी पेशा में भी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है। भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। इसका कारण यह है कि इस प्रथा में व्यक्ति रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की जाती है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता। फलतः अरुचि तथा विवशतावश काम करने के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लगती है और वह दुर्भावना से ग्रस्त होकर टल्लू प्रवृत्ति का हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि तथा आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों से जोड़कर निष्क्रिय बना देता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो है, लेखक ने पाठ में जिन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में वर्णन किया है, निम्नलिखित है। तो देखते हैं। तो जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यह श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है। इस विभाजन से उच्च नीच का भेद उत्पन्न होता है, जिससे सामाजिक एकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यह श्रम विभाजन रुचि आधारित न होने के कारण श्रमिकों की कार्य क्षमता पर दुष्प्रभाव डालता है। श्रमिक दुर्भावनाग्रस्त होकर टल्लू तथा कम काम करने के लिए प्रेरित होता है। यह श्रम विभाजन मनुष्य को माता पिता के आधार पर गर्भ में ही पेशा तय कर देता है तथा सदैव के लिए किसी निश्चित व्यवसाय से बांध देता है, भले ही वो पेशा अनुपयुक्त तथा अपर्याप्त ही क्यों ना हो। इसमें व्यक्ति को पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है। फलतः व्यक्ति को कभी कभी भूखों के लिए विवश होना पड़ता है। इस प्रथा के कारण व्यक्ति को घृणित और त्याज्य पेशा व्यवस्थावश अपनाना पड़ता है। इसलिए मजबूरी में इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह उदासीन भाव से करता है। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो जो इस प्रश्न का जो सवाल है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा की भावना का होना आवश्यक माना है। लेखक का मानना है कि ऐसे ही समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज के बहुविध हितों में सबका समान भाग होता है। सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग रहते हैं। ऐसे समाज में इतनी गतिशीलता होती है कि कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होते रहते हैं। दूध पानी की तरह भाईचारा का मिश्रण होता है।
इसमें सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान होता रहता है।